जी सर, सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी जी। पहला क्वेश्चन सर मेरा जो है वो ये है कि इसके जो पांच परमानेंट मेंबर है उनमें से एक भी वीटो कर दे हम्म। तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट डिसीजन होगा, कोई भी खत्मी फैसला नहीं कोई भी कर सकेगा, हम्म। चाहे चार वोट उसके हक में क्यों ना हो। जी ऐसा ही है। तो जी सर, तो सर पांच जो हमारी परमानेंट स्टेट हैं, अगर इनको हमने एक पेज पर लेकर आना हो तो थर्ड वर्ल्ड में से किसी वीक स्टेट ने अगर इनसे कोई डिसीजन अपने हक में करवाना हो तो उसकी डिप्लोमेटिकली परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो पांचों स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो सर ऐसा कोई हिस्ट्री में पॉसिबल हुआ है या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पांचों कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे मुश्किल है कि इनको इकट्ठा किया जा सके। जी बिल्कुल ऐसा दुनिया में हुआ है, और ये जो है डिप्लोमेसी जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन कई हम्म। कंट्रीज ने इस पे काम किया भी है। ठीक जी है। सर। अच्छा, मैं आपको इसकी ना एग्जांपल अभी दिखाने लगा, एक मिनट। अब हम दोबारा बात करें। लेकिन ये है स्विस जी कैनल है। ये इजिप्ट का जी हिस्सा सर। है। माजी में ऐसा हुआ कि जब स्विस कैनल जो है मिस्र ने इसको नेशनलाइज किया। स्विस कैनल का बनाने का सेहरा फ्रेंच इंजीनियर के साथ है। ये फ्रेंच ओके। इंजीनियर्स ने दो मुख्तलिफ समंदरों को मिलाकर जो है वो एक बना दिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। दरमियान से ये जी स्विस कैनल का इलाका निकलता है। एक ये सी है और एक आगे सी है। यहाँ से इन्होंने कैनल बनाई है, और यहाँ से जहाज गुजर के आगे जा सकते हैं। मेरा बकायदा इस पे एक हम्म वीलॉग भी है। दुनिया के चौक पॉइंट्स पे ना मैंने इसमें स्विस कैनल बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ। हम्म। ये है। तो ये फ्रेंच इंजीनियर्स का कमाल है। ये है जी स्विस कैनल। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से ये मिलाता है। अगर ये यहाँ जी से सर। ये रास्ता ना हो तो पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट घूम कर जाना पड़ता है। तो ये रास्ता ओके। इन्होंने शॉर्ट कर दिया। और ये और ये जो ना फ्रेंच ने ये काम किया। तो इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर दिया। इसको नेशनलाइज कर ओके। दिया तो उस वक्त फ्रांस ने, बर्तानिया ने और इसराइल ने, स्टेट ऑफ इसराइल ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। और इजिप्ट जो है ओके। इस मसले को लेकर यूएन में चला गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी इजिप्ट के हम्म। हक में फैसला आ गया। तो ये स्विस कैनल का इख्तियार जो है ना दोबारा इसको मिल गया। सर फ्रांस के अगेंस्ट आप फिर भी। जी फ्रांस इसके अगेंस्ट था फिर भी। अच्छा, और ये हैरानकुन बात है कि फ्रांस के पास खुद वीटो पावर भी थी। फ्रांस भी इसको वीटो हम्म ना कर सका। ठीक है। इसके अलावा मैं हम्म। आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ। मैं एक मिनट में आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि ये किसकी पिक्चर है? जी आप मुझे इसकी पिक्चर बता सकती हैं किसकी है? जी सर, ये मौलाना मसूद अजहर साहब हैं। मौलाना मसूद साहब जो है ना, ये मसलकन अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में भी इंडिया ने कोई 8 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश की थी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। और आपको सुन के ओके। हैरानी होगी कि 7 दफा चाइना ने वीटो किया। चाइना ने। जी चाइना ने इसको वीटो किया। लास्ट टाइम जो है ना, वो कुछ इस तरह के इश्यूज आ गए थे कि चाइना उसमें जो है ना वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सका। बहरहाल इस वक्त तो ये अरेस्ट, पाकिस्तान में अरेस्ट। इन पे तो ओके। बाकायदा इंडियन मूवीज ने फिल्में बनाई हुई हैं जिसमें इंडिया ने इनको पकड़ के मार मुर भी दिया, उसमें इंडिया ने इनको पकड़ के मार दिया हुआ है। जी तो आपकी ये बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है कि जी अगर कोई डेवलपिंग नेशन, कोई डेवलपिंग कंट्री जो है उसने अपनी बात बनानी है तो उसकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये रूल्स पढ़ाए जाते हैं कि जी कोई आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। ना कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। एक्चुअली आपके दोस्त और दुश्मन आपके इंटरेस्ट होते हैं। दुनिया में जिसका हम्म इंटरेस्ट आपके साथ अटैच हो गया वो आपके साथ आके खड़ा हो जाए। और दुनिया में जिसका इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट चला गया वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी बरतानिया का इत्तेहादी था, सोवियत यूनियन भी बरतानिया का इत्तेहादी था, और चाइना भी बरतानिया का इत्तेहादी था। लेकिन जैसे ही जंग हम्म। खत्म हो गई तो अमेरिका और यूरोप एक तरफ हो गए, चाइना और रशिया एक तरफ हो हम्म। गए, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। सर इट्स मीन दैट के यूनाइटेड नेशन में अगर आपने अपनी कोई भी बात मनवानी है तो आपकी डिप्लोमेटिकली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेसिक अच्छी चीज होनी ये है। चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको वहां पर बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स वहां पर होने चाहिए। जी सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 कंट्रीज, सर उनका क्या रोल है, उनके पास क्या अथॉरिटीज है? अच्छा,
पहली बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई इशू आता है, कोई इशू आ जाता है, और उस इशू के अगेंस्ट ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना, ये उसके अगेंस्ट वोट दे देते हैं, और परमानेंट मेंबर उसके ओके। हक में वोट दे देते हैं। तो अगेंस्ट वोट ज्यादा ओके। हो गए, इसलिए उस पर काम नहीं होगा। हम्म। इशू यहाँ पर उस वक्त आता है कि जब 15 में से 14 मेंबर उस इशू के हक में वोट दे दें, उस मसले के हक में वोट दे दें, और परमानेंट में से एक मुल्क उसके अगेंस्ट वोट दे दे, ओके। तब इशू आ जाता, तब मसला रिजॉल्व नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी ठीक है। अदालत इंसाफ, कि ये एक अदालत है, लेकिन इसके पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के बराबर इख्तियारात नहीं है। अच्छा, हम्म। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस जो है, ये अमेरिका में नहीं है। ग्रामर में एक लफ्ज होता है आर्टिकल, ठीक है ना, जी सर। THE, ये हम किसी जी जी। नाम से पहले नहीं लगाते, ठीक है। बिल्कुल सर। दुनिया के किसी शहर से पहले ये THE, दुनिया में हम्म। एक वाहिद ऐसा शहर है जिसके नाम से पहले ये डी लगाया जाता है, और वो ओके। सिटी है हेग। नेदरलैंड में वो सिटी है, और उसकी वजह यह है कि वहां पर ICJ का हेड ऑफिस, तो दी हेग ओके। कहा जाता है उसको, ओके। नेदरलैंड को। जी सर। ये इसकी खूबी है। जुडिशियल ऑर्गन है जी यूनाइटेड नेशन का। यहाँ पर जो आते हैं जजेस आते हैं, तो जाहिर है दुनिया जो UN के मेंबर्स हैं उसमें से ही किसी न किसी को यहाँ पर लगाया जाता है, वही यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी दो कंट्रीज का इशू आ जाए, तो तब भी हम्म। यहाँ पर वो मसला भेजा जा सकता है, और उसके बाद उन कंट्री से भी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भी बुलाया जा सकता है, और जजेस भी बुलाया जा सकता है। ओके, उसी स्टेट का। जी 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 जी, दुनिया के वो दोनों कंट्रीज जो जिनका इशू है उनको वहां से बुलाया जा सकता है। इनके पास सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ये बाय फोर्स किसी को नहीं बुला सकते, ये भेजते ओके। हैं दोनों कंट्रीज को समन। अगर कोई कंट्री ओके। कहता है कि जी मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आना चाहता, तो ICJ उस कंट्री को बाय फोर्स नहीं बुला सकता। अच्छा जी, आपको ये बंदा, आपको जो किस बंदे की पिक्चर नजर आ रही है? जी सर, कुलभूषण क्या था? ये कुलभूषण जाधव की पिक्चर नजर आ रही है। अच्छा, जी सर। जब ये इशू आया, कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा, तो इंडिया कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए ICJ में चला गया। जी। जब इंडिया वहां पर गया तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को समन भेजा। ये मियां नवाज शरीफ हम्म। साहब के थर्ड टेन्योर की बात बता रहा हूँ, उस दौर में ये काम। हम्म। तो अगर हम ना जाते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकार कर देती वहां जाने के लिए कि हम नहीं जाएंगे, तो हम्म। इंडिया, हाँ, तो ICJ पाकिस्तान को जबरदस्ती नहीं बुला सकता। अच्छा, हम ओके। चले गए, पाकिस्तान वहां पर ओके। चला गया। अब हम जा जब हम वहां पर चले गए, हमने अपना इंटेंशन शो कर दिया, अब हमें वहां पर के फैसले मानने भी पड़ेंगे। ओके। उन्होंने कहा, एग्जैक्टली। अच्छा, कुलभूषण जाधव को हम मिलिट्री कोर्ट से सजाई मौत हो गई थी, उन्होंने कहा जी नहीं, आप सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा चलाएं। तो हमें मानना पड़े बात ओके। कि हमने सिविल कोर्ट में, अब सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए उन्होंने कहा था कि जी इसको इंडियन एम्बेसी की एक्सेस दें, कि इंडियन एम्बेसी जो ना, एम्बेसडर इंडिया के जो लोग हैं वो आगे से मिलें, इसको ना वो असिस्ट करें। तो इंडियन एम्बेसी के लोग आके हम्म। मिले हैं, इसकी फैमिली के लोग भी आके मिले हैं। अब इंडिया जो है ना वो पाकिस्तानी कोर्ट, सिविल कोर्ट में आकर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मसला रुक गया। एक मुल्क चला गया, और जाने के बाद अब उसको कह रहे जी मैं आगे आपका इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। यहां से फिर बात चली हम्म। जाती है सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना उस ओके। पर सैंक्शंस लगाती जी। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई परमानेंट मेंबर उसका जाती इंटरेस्ट है, तो फिर उस मुल्क पे हमला भी हो सकता है। हमला सिर्फ इसी शर्त पर होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का कोई परमानेंट मेंबर जो है उसका कोई जाती इंटरेस्ट होगा वहां। माजी में हालांकि आप देखते हैं कि हमले हुए हैं, लेकिन वो सिचुएशन असल में कुछ इस तरह की बन जाती है। जी सर, अगर सर ये अटैक करते हैं, अगर सैंक्शंस नहीं लगाते, तो क्या ये जो आर्मी है वो किसी एक स्टेट की लेते हैं या इत्तेहादियों से लेते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड से? कि अगर इन्होंने अटैक का ऑर्डर देना हो, तो UN के पास अपनी जाती आर्मी कोई नहीं है।
ये अपने ओके। जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वहां से आर्मी लेता है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा पांचवा बड़ा मुल्क है जो जिसकी आर्मी या इसके अंडर काम कर रही है। यानी कि जब ये हम्म इन्होंने कहीं आर्मी भेजनी होती है तो जिन जिन कंट्रीज को बुलाते हैं तो पाकिस्तान चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है जो कि अपनी आर्मी का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर भेजता है। तो ये फिर ये आर्मीज जाती है। हम्म ये यूएन के अम्ब्रेला के अंडर इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज की आर्मी मिलकर जाती है। हम्म ठीक है। तो सैंक्शंस लगाई जाती है उस वक्त जब कोई कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। हम्म अच्छा, अगर एक कंट्री जो है ना तो वो कोई बात मानने के लिए तो ये उस पर सैंक्शंस लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में आपको ऐसी एग्जांपल मिल सकती हैं जिन पर सैंक्शन लगी है, वो तब भी परवाह नहीं कर रहे। आप मुझसे हम्म एग्जांपल पूछेंगे तो नॉर्थ कोरिया, हम्म नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद वो उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। इसलिए कि उसका सेटअप जो है ना वो उसने अपना इतना लिमिटेड कर दिया हुआ है कि वो अपना सेटअप तब भी चला रहा है, और फिर वो चाइना बेस्ड कंट्री है, उसकी तमाम जरूरियात चाइना से पूरी हो जाती हैं, इसलिए उसको दुनिया में किसी लॉ की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कर दिया, वो आए दिन धमकियां देता रहता, कभी किसी को कभी किसी को, और कोई कुछ नहीं कर सकता। कि सैंक्शन जाहिर है उसी पे लगाई उसी कंट्री पे लगाई जा सकती हैं। यूएन यूएन की बात नहीं मानता, और जो कंट्री यूएन की बात हम्म नहीं मानता इट्स मीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानता। हम्म सैंक्शन हम्म लगाने के लिए दोबारा जरूरत पेश आती है यहाँ पर वोटिंग की। पांच परमानेंट मेंबर जो है ना कन्फर्म वो यस में वोट दें कि हम इस पे सैंक्शन लगाना चाहते हैं। मैं ठीक हो गया। सर मेरे एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जी सर, सर परमानेंट ममालिक में कोई भी मुस्लिम स्टेट नहीं है। हम्म। तो सर हमें बीइंग अ मुस्लिम, हमें इसका कितना जो है खमियाजा जो है उसका भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात बाजुका जो है ना वहां पर डिस्कस भी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम मजहब की बुनियाद पर यहाँ पर ये चीज अलाउ कर दें, मतलब हम कहते हैं मुस्लिम इस्लाम एक बड़ा मजहब है तो उसको दे दें, तो फिर हिंदुइज्म जो है ना फिर वो भी कहेंगे, फिर सिख भी डिमांड करेंगे, हम्म फिर जो है हम्म बाकी मजाहब वाले वो भी डिमांड करेंगे। हाँ ये है कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी शानदार होनी चाहिए कि हम ये इस मसले को हल करें। जैसे दुनिया के कई कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे आपको पता है कि यहूदियों के पास एक ही मुल्क है, स्टेट ऑफ इसराइल, हम्म लेकिन उनकी डिप्लोमेसी का ये आलम है कि जब भी कोई इशू आता है सबसे पहले अमेरिका उनके हाथ में हो जाता है। हम्म, बिल्कुल सर। अच्छा जी, ये जो सैंक्शंस हैं ये पॉलिटिकली भी लग सकती हैं, एम्बेसीज को खत्म भी किया जाता है, और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकती हैं कि उनके साथ ट्रेड नहीं की जाएगी। हाँ, अगर हम्म, वहां पर फूड का इशू है तो फूड दिया जाएगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं की जाएगी। ठीक। अच्छा, यूएन के अंदर ना वीकनेसेस हैं। जी सर। यूएन के अंदर वीकनेसेस हैं। यूएन की कई वीकनेस क्या है कि जी इनके पास अपनी मिलिट्री फोर्स कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इनकी अपनी मिलिट्री फोर्स कोई नहीं, इनको दूसरे मुल्कों से मिलिट्री फोर्स लेनी पड़ती है। यूएन की जो है ना वीकनेस में एक वीकनेस ये आ जाती है कि सिक्योरिटी काउंसिल से मसला हल करवाना होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी मुल्क उस इशू के अगेंस्ट वोट दे दे तो वो इशू आगे रिजॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हम्म आपको बेशुमार एग्जाम्पल ऐसी मिल जाएंगी, बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल मिल जाएंगी कि जिसमें वहां पर मसला लेके गए हैं और किसी एक कंट्री ने वीटो कर दिया। जैसे कि कश्मीर का इशू मैंने बताया, पैलेस्टाइन का इशू बताया मैंने आपको, ये इशू है, तो कोई हम्म, एक कंट्री इसको वीटो कर दे तो ये मसला आगे रिजॉल्व ही नहीं होगा। ये यूएन की वीकनेसेस हैं, इसको रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये रिजॉल्व नहीं हो सकती। उसको एक ठीक है छोटी सर। सी एग्जांपल देके फिर मैं आगे चलते हैं। वो ये है कि फाइनेंशियल इशू, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि यूएन का टोटल जो खर्चा है, बजट है, उसका 22% जो है ना जस्ट अमेरिका पे करता है। 22%। जी। अच्छा, इससे आगे चलें, और तकरीबन 20% जो बजट है यूएन का वो जापान पे करता है। 20%। जी, कितने हो गए? 42 हो गए। जी सर। 6% जो है ना वो बर्तानिया पे करता है। ठीक है कितने हो सर। गए? 48 हो गए। जी सिक्स सर। जो परसेंट जो है ना वो स्पेन पे करता है। 54 हो ठीक गए। है सर। अच्छा, जर्मनी जी। और फ्रांस भी काफी पे करते हैं। मैंने इन दोनों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ने बगावत की हुई है अमेरिका के खिलाफ, इसलिए अमेरिका उन पे रिलाई नहीं कर रहा। अगर आज अमेरिका ओके। नो कह दे तो ये 54% इनका बजट यूएन का खत्म हो जाएगा, सारे दुनिया मिलकर भी यूएन नहीं चला सकते। हम्म आपको मजबूरन अमेरिका के पास जाना पड़ता है क्योंकि अमेरिका 22%
और उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी जापान 20% जो है ना इसका खर्चा उठा रहा है। और ये चार मुल्क हम्म। मिलके 54% इसका बजट उठा रहे हैं। इसलिए आप जो मर्जी कर ले, आप उनकी बात हम्म। माननी पड़ती। अच्छा जी, चलें जी, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मिस भाई, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सर क्वेश्चन हम जब इसकी नेक्स्ट रखेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें आपसे पूछूंगी, चले नेक्स्ट ठीक सीरीज में, होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे से नेक्स्ट की हमें नेक्स्ट सीरीज रखनी पड़ेगी। जी जी, जो वो तो रखनी पड़ेगी। अच्छा मिस्टर भाई, ये आज का सेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। जी तो सर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुसलमानों की और खसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे, तो अपना और अपने इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।